दोस्तों, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने अशनीर ग्रोवर के भारत पे से पहले वाली जर्नी कवर की है, जहां हमने उनका बचपन, उनका एजुकेशन, आईआईटी, आईआईएम, पीसी ज्वेलर्स का टाइम, कोटक का टाइम, ग्रोफर्स का टाइम सब कुछ कवर किया है। सो इन केस अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है, हमने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, सो प्लीज़ चेक इट आउट। ये वीडियो उस टाइम से शुरू होती है जब पीसी ज्वेलर्स से नौकरी छोड़ने के बाद अशनीर को अपने आईएम अहमदाबाद के व्हाट्सएप ग्रुप से एक मैसेज आता है। पर इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस वीडियो का पूरा कंटेंट लिया गया है अशनीर की ऑटोबायोग्राफी दोगलापन से। तो ये पूरी कहानी है अशनीर की जुबानी। बाकी भारत पे की बोर्ड मीटिंग्स और कोटक कंट्रोवर्सी का सच क्या है और झूठ, इसके ऊपर हम कमेंट नहीं कर रहे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम शुरू करते हैं। पीसी ज्वेलर्स से रिजाइन करने के बाद जब अशनीर एक और अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे, उसी दौरान उनके आईएम अहमदाबाद के व्हाट्सएप ग्रुप से एक मैसेज फ्लैश हुआ। ये मैसेज उनके बैचमेट विपिन का था, जो कि फोसन कंपनी से थे और उनको एक ऐसी कंपनी के लिए सीईओ की ज़रूरत थी जिसमें वो इन्वेस्ट करना चाहते थे पर कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि जिनका ये स्टार्टअप आइडिया था वो थे भाविक कलोडिया, और वो यूएस में एक क्रेडिट कार्ड फ्रॉड केस में जेल सेंटेंस भी सर्व कर चुके थे। और फिर एक दिन अशनीर भाविक से आईआईटी कैंपस में मिलने गए और उनका यूपीआई बेस्ड बिजनेस समझा, और भाविक ने समझाया कि यूपीआई पेमेंट ऐप्स एक सिंगल क्यूआर कोड से चल सकते हैं और कैसे मनी ट्रांसफर्स यूपीआई से बैंक टू बैंक हो रहे थे, और पेमेंट ऐप्स जैसे पेटीएम और फ़ोनपे हर ट्रांजैक्शन का 2% कमीशन ले रहे थे। तब अशनीर को यह एहसास हुआ कि अगर इस कमीशन फ़ी को फ्री कर दिया जाए तो ये एक ज़्यादा बड़ी गेम बन सकती है। भाविक के एक और दोस्त थे जिनका नाम था शाश्वत नकरानी, जो कि अपना आईआईटी दिल्ली में 3rd ईयर पूरा कर चुके थे, और उन्हीं के दोस्तों ने मिलके एक यूपीआई हैकाथॉन भी जीता था। तो अशनीर ने उनके दोस्त तन्मय, योगी, सत्यम और शाश्वत को भी आईआईटी से ड्रॉप आउट करवा दिया। फिर अशनीर ने पूरा प्लान बना के इन पांचों को टेक संभालने का काम दिया और वो खुद एंजल इन्वेस्टिंग पे निकल गए, जहां उन्होंने 1.92 करोड़ रेज किया, जिसमें संजय ऋषि फ्रॉम एमेक्स और अक्षय मुंजाल फ्रॉम हीरो ग्रुप का भी पैसा था। फोसन कंपनी ओरिजिनली इसमें $250,000 25% के लिए इन्वेस्ट करना चाहती थी, और अशनीर ने इसकी पिच चेंज करके इसको 6 मिलियन की वैल्यूएशन में प्रेजेंट किया। तो फोसन नाराज हुए और उनके साथ ये डील नहीं हुई। इस वक्त वो सारे पंचशील के एक को-वर्किंग स्पेस में काम कर रहे थे। फाइनली उन्होंने अपना पहला क्यूआर कोड 15 अगस्त 2018 को लगाया। क्यूआर लगते ही उनकी एक लीगल लड़ाई फ़ोनपे के साथ शुरू हुई, जिन्होंने उनके ऊपर एक सिमिलर नाम रखने के लिए केस किया, क्योंकि उनका भी सफिक्स पीई था, पर वो हार गए। भारत पे का नाम भाविक ने रखा था, जो कि एक काफ़ी स्मार्ट नाम था, क्योंकि भारत शब्द सुनते ही लोगों को ये लगता था कि वो एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है और लोगों को इसे ट्रस्ट करना बहुत आसान हो जाता था। उन्होंने नेहरू प्लेस के सभी मर्चेंट्स को एक एक करके ऑनबोर्ड करना शुरू किया। अशनीर ने इस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छी तरीके से बांटी हुई थी, और फिर उन्होंने अपनी वाइफ को भी इसमें शामिल कर लिया, क्योंकि उनको एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए कोई ट्रस्टवर्दी चाहिए था। अशनीर उस समय स्ट्रैटेजी, बैंकिंग, प्रोडक्ट लॉन्च, फंड रेजिंग और टीम बिल्डिंग देखते थे। शाश्वत डिस्ट्रीब्यूशन और लॉन्च इन डिफरेंट सिटीज़, और भाविक टेक्नोलॉजी देखते थे। और फिर उन्होंने अपना सीरीज़ ए का 1.5 मिलियन उठाया बीनेक्स से, और इसको देख के सिकोया ने भी इन्वेस्ट किया। पर सिकोया को भाविक के यूएस के कन्विक्शन के केस के बारे में पता लग गया, और उनकी ये कंडीशन थी कि वो तभी इन्वेस्ट करेंगे अगर भाविक का नाम कैप टेबल से निकाला जाए, जो कि इस कंपनी के फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो अशनीर ने यह डिसीजन पूरी तरह भाविक पे छोड़ दिया, क्योंकि इस कंपनी का आइडिया उनका था, और भाविक ने भी कंपनी के फ्यूचर के लिए सिकोया के साथ अग्रीमेंट कर लिया। धीरे धीरे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने लगी, और रिबिट के मिकी माल्का, जिनको फिनटेक वर्ल्ड का बादशाह माना जाता है, उन्होंने भी इस कंपनी में अब इन्वेस्ट कर दिया। अशनीर ने अपनी किताब में बताया है कि किस तरह उन्होंने सबसे पहली गलती की मिस्टर सोहेल समीर को रिक्रूट करके, जो कि संजीव गोयनका ग्रुप से अपेरेंटली एक एलिज्ड अफेयर के कारण निकाले गए थे, जो बात रिक्रूटमेंट के टाइम सामने नहीं आई, और आगे चल के समीर का अफेयर शादीशुदा होने के बावजूद भारत पे की CHRO जसनीत के साथ हुआ, जो कि दूसरी रिक्रूटमेंट गलती थी। जसनीत ने 1 साल में उनके ESOPs वेस्ट होते ही रिज़ाइन भी कर दिया था। पर अशनीर को कोई एफिशिएंट और एक्सपीरियंस आदमी चाहिए था, जो कि एज अ चीफ बिजनेस ऑफिसर भारत पे के डेली ऑपरेशंस को रन कर पाए।
और वो खुद प्रोडक्ट लॉन्चेस पे ज़्यादा ध्यान दे पाए। इसलिए उन्होंने सोहेल समीर को रिक्रूट किया था। इसी दौरान उन्होंने सलमान खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, क्योंकि उस टाइम उनकी मूवी भारत रिलीज होने वाली थी। उन्होंने आईसीसी के साथ भी स्पॉन्सरशिप की डील साइन की। उन्होंने बताया कि किस तरह एक बार टेक डिपार्टमेंट में लोगों के छोड़ के जाने पर उन्होंने और लोग हायर करने के लिए एक अच्छा प्लान बनाया। जब उनको मालूम हुआ कि क्रेग जैसी कंपनी उनके रिक्रूट्स को ज्वाइनिंग से पहले एक मैकबुक देती थी, तब उनको ये एहसास हुआ कि जो कमीशन 3 लाख रुपए का वो एक हेड हंटर को देते थे, उसका यूज़ वो अपने न्यू रिक्रूट्स को BMW बाइक्स देकर करेंगे, जो कि ओवर एंड अबव सैलरी होगा। अश्नीर ने अपनी किताब में अपनी फंड रेजिंग एबिलिटीज़ के बारे में बहुत बात की है, जहां उन्होंने ये बताया है कि कैसे टाइमली फंड्स रेज करके उन्होंने इस कंपनी को 3 साल के अंदर अंदर 3 बिलियन की वैल्यूएशन पे पहुंचा दिया। अश्नीर क्योंकि लेंडिंग बिजनेस में थे, उनको बैंकिंग लाइसेंस लेने की बहुत इच्छा थी। तब उन्होंने सेंट्रम ग्रुप के चेयरमैन जसपाल बिंद्रा के साथ पार्टनर किया और पीएमसी बैंक के लिए बिड करके बैंकिंग लाइसेंस भी हासिल कर ली। अश्नीर ने बताया है कि किस तरीके से वो एक वन मैन आर्मी थे और कैसे उन्हीं की स्किल, उन्हीं की कॉम्पिटेंस और उन्हीं की एफिशिएंसी की वजह से ये कंपनी आगे बढ़ती रही और किस तरह वो लाइमलाइट में आए और उनकी लाइमलाइट में आने की वजह से बाकी लोग ओवरशैडोड फील करने लगे, जबकि उनका इतना ज़्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन भी नहीं था। उन्होंने बताया कि किस तरह उन्होंने सिंगल हैंडेडली पोस्ट पे और 12% क्लब लॉन्च किया और किस तरह एक फोकस तरीके से वो सबको साथ लेके चलते रहे। पर अनफॉर्चुनेटली उनकी नाक के नीचे उनको और उनकी वाइफ माधुरी को कंपनी से निकालने का प्लान बनाया जा रहा था। और शार्क टैंक इंडिया के फीचर होने के बाद जब उनकी पॉपुलैरिटी और ज़्यादा बढ़ने लगी तो बाकी लोग और ज़्यादा ओवरशैडो फील करने लगे। फरवरी 2021 में उन्होंने सुमित सिंह को, जो कि शार्दुल अमरचंद मंगलदास के पार्टनर थे, उनको अपना जीसी बनाया, जो अश्नीर के हिसाब से उनकी तीसरी रिक्रूटमेंट गलती थी। और उनकी चौथी रिक्रूटमेंट गलती थी फॉर्मर एसबीआई चेयरमैन रजनीश कुमार, जो भारत पे के बोर्ड में रहकर उससे सिर्फ फाइनेंशियल बेनिफिट्स बटोरना चाहते थे। पर ये सारी कहानी तब बदली जब एक दिन अश्नीर को एक अनोनिमस ईमेल आया, जिसमें सेंडर ने एक ऑडियो टेप भेजी और उसमें अश्नीर कोटक के एक एम्प्लॉय को अब्यूज़ करते हुए पाए गए हैं। और उस ऑडियो को लीक ना करने के सेंडर ने उनसे मांगे $240,000 इन बिटकॉइन। जब अश्नीर ने इस ऑडियो को फेक करार करके इस डील से मना कर दिया तो वो ऑडियो ट्विटर पे पोस्ट हो गई और फिर यूट्यूब पे भी शेयर हो गई। अश्नीर ने फिर रिस्पॉन्स में उस आदमी की ईमेल कॉन्वर्सेशन को कमेंट्स में डाला और ट्विटर ने वो ऑडियो हटा दिया। तो फिर अश्नीर ने भी अपना कमेंट डिलीट कर दिया। इस ऑडियो का छोटा सा पार्ट आप सुन सकते हैं। हेलो, हाय सर, हाउ आर यू? हाँ जी, सॉरी, आई डोंट नो सर व्हाट यू आर सेइंग। अब ये ऑडियो फेक है या रियल, इस पे हम क्या कमेंट करें। The unraveling of this entire episode, so to speak, seems to have happened around the 5th of January, which is when a purported audio clip of yours went viral. That audio clip showed you as being verbally abusive to a Kotak Mahindra Bank employee for not getting a share allotment in the Nykaa IPO. On the 6th of January, you tweeted saying that that viral audio clip is fake. I'm quoting you, folks, chill, it's a fake audio by some scamster trying to extort funds to the tune of $240,000 in bitcoins. I refuse to buckle. I've got more character and the internet has got enough scammers. On the 8th of January, you delete that audio clip and it was taken off all social media. Can you explain this to us, Ashneer? What, because as I pointed out, this really was the start of the unraveling, so to speak. Was that you? Was it not you? Absolutely, it was not. See, if you are claiming that there's an audio, there has to be another person at the end of the audio. Where is that person? अश्नीर ने क्लेम किया है कि वो शार्क टैंक की शूट्स में बिजी थे और ये कॉल पूरी तरीके से फेक है। पर यह भी सच है कि कोटक को पहले नायका के आईपीओ में फाइनेंस सिक्योर करने में और शेयर्स एलोकेशन में फेल होने के कारण उन्होंने जीसी के थ्रू एक लीगल नोटिस भेजा था और रिटर्न में उदय कोटक भी अपने एम्प्लॉय से अब्यूसिव तरीके से बात करने के लिए इसमें इन्वॉल्व हो गए। ये सब तब होने लगा जब शार्क टैंक इंडिया की वजह से लोग अश्नीर और भारत पे को बहुत अच्छी तरह से जाने लगे थे
और मीडिया में इस बारे में पूरे दिन चर्चा होने लगी। तब मीडिया की बात सेटल डाउन होने तक अशनीर को एक लीव ऑफ एब्सेंस पे भेजा जाता है। ये पूरा ड्रामा किस तरीके से अनफोल्ड होता है, जहाँ पहले उनके CEO और उनके को फाउंडर्स उनको सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं और बोर्ड रूम मीटिंग में अपनी पूरी बात से पलट जाते हैं, इसका भी एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट उनकी किताब में दिया गया है। अशनीर के किताब से आपको बोर्ड रूम ड्रामास का इनसाइड आउट पता चलता है। उनके लीव ऑफ एब्सेंस पे जाने के बाद जब उन्होंने वापस आने का सोचा तो उनके प्रपोजल को ठुकरा दिया गया और अमरचंद एंड मंगलदास लॉ फर्म और आल्वारेज एंड मार्शल मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म को बोर्ड मेंबर्स द्वारा पिक्चर में लाया गया और एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन करवाई, जहां पे अशनीर ने बताया है कि अपेरेंटली एक दिन के ही इन्वेस्टिगेशन और प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स के बेसिस पे उनकी लीव ऑफ एब्सेंस एक्सटेंड करी गई और माधुरी को अपनी पोजीशन से निकाला गया। ये पूरा ड्रामा एक तरीके से अशनीर को और उनकी वाइफ को भारत पे से अलग करने के लिए स्टेज बाय स्टेज या फिर कह सकते हैं कि फेज बाय फेज स्टेज किया गया। SHA यानी शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट के हिसाब से अगर आपको फाउंडर को टर्मिनेट करना हो तो वो सिर्फ ऑन ग्राउंड्स ऑफ ग्रॉस नेग्लिजेंस और विलफुल मिसकॉन्डक्ट पॉसिबल है, और वो भी अगर किसी बिग 4 कंपनी से डिटर्मिन हुआ हो तो। फिर बोर्ड मेंबर्स ने PwC के थ्रू ऑडिट करवाया। ये सारा ड्रामा अनफोल्ड होने पर अशनीर ने 1 मार्च 2022 को रिजाइन कर दिया। उनका ये कहना है कि वो बोर्ड से कॉन्फिडेंशियलिटी के तहत बाउंड थे कि वो किसी भी डिटेल को मीडिया में ना लीक करें, पर अशनीर तक पहुंचने से पहले ऑलरेडी सारी बातें मीडिया में लीक हो जाती थी। अब वो चाहे A&M की रिपोर्ट हो, चाहे PwC की रिपोर्ट हो, चाहे बोर्ड मीटिंग के मिनट्स हो, और ये सारा मामला सिर्फ और सिर्फ उनको डिफेम करने के लिए किया गया। अशनीर ने एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर और बोर्ड मेंबर तो रिजाइन कर दिया, पर अभी भी उनके पास 8.43 इक्विटी शेयर्स हैं भारत पे के। अशनीर ने ये कहा है कि उन्होंने ये किताब इसलिए लिखी ताकि सभी बडिंग एंड एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स वो गलती ना करें जो उन्होंने की, क्योंकि कंपनी को चलाना या उसको बिल्ड करना आसान काम नहीं है और इससे हमें इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है। किताब के अंत में उन्होंने अपनी 10 लर्निंग्स भी बताई हैं जो उन्हें अपने सक्सेसेस और फेलियर्स से मिली हैं। हम फिर से यही कहेंगे कि एक ऑटोबायोग्राफी है, अशनीर की कहानी अशनीर की ज़ुबानी, पर इसका एक और पर्सपेक्टिव है, बोर्ड मेंबर्स का पर्सपेक्टिव। अब इस पूरी कहानी में कितना सच है कितना झूठ, भाई ये तो हम नहीं जानते, पर अगर आपको पता है तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में लिख के बताइए। एंड वील सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।